हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रोमांटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो कि एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट में एक रिएक्शन थी। एनलाइटनमेंट मींस कि उसकी एज में या उस फेज़ में लोग ज़्यादा रैशनलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते थे, पर रोमांटिसिज्म उनके अगेंस्ट था। उन्होंने बोला कि रैशनलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाए और इमेजिनेशन को, सुपर नेचुरलिज्म को या नेचर को ज़्यादा प्रेफर किया जाए। It is traditionally seen as the starting roughly around 1780s। रोमांटिसिज्म को हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70s 80s के ऑलमोस्ट वहाँ पे उस ड्यूरेशन अराउंड स्टार्ट हो गया था। However, the term romantic period more exactly denotes the span between the year 1798 और ये पर ऐसा माना जाता है कि 1798 में ही रोमांटिसिज्म को स्टार्टिंग मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? बिकॉज द ईयर इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज published the collection of poems entitled lyrical ballads up to 1832, the year in which the novelist Sir Walter Scott died। तो जो इसका रोमांटिक पीरियड का जो स्पैन है वो 1798 से स्टार्टिंग माना जाता है। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने दोनों ने मिलकर एक बुक कलेक्शंस ऑफ पोएम्स पब्लिश की थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। और वहाँ से 1798 से ये 1832 तक माना जाता है जब वॉल्टर स्कॉट की डेथ हुई थी, वहाँ तक माना जाता है इस पीरियड को। रोमांटिक पीरियड यही ड्यूरेशन में है और इस एज को रोमांटिक रिवोल्ट भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज इट रिवोल्टेड अगेंस्ट द आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, इंटेलेक्चुअलिज्म, एरिस्टोक्रेसी एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन स्कूल ऑफ पोइट्री। तो ऑगस्टन स्कूल या फिर न्यू क्लासिकल जो पीरियड था उसमें ड्रामाज में, पोइट्री में जिस तरह के भी जो रूल्स थे, जो आइडल्स थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, जिस तरह से वो एरिस्टोक्रेसी को प्रेजेंट करते थे या फिर उनके लिए ही लिखते थे, वो जितने भी उनके प्रिंसिपल्स थे या सेट नॉर्म्स थे न्यू क्लासिकल या ऑगस्टन एज के, उनके अगेंस्ट में जाकर उनके अगेंस्ट में गए। तो इट इज़ दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवोल्ट। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, जो न्यू क्लासिकल एज में जो फिक्स नॉर्म्स थे उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, इसलिए इसको द रोमांटिक रिवोल्ट भी बोला जाता है। रोमांटिसिज्म वॉज ए ब्रॉड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन एंड द अमेरिकन कॉन्शियसनेस विच रेबल्ड अगेंस्ट द ट्रायम्फ ऑफ द यूरोपियन एनलाइटमेंट। जो मैंने ऊपर बताया था कि यूरोपियन जो एनलाइटमेंट था जिसमें रैशनलिटी को बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता, उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट था या फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट रिबेल्ड किया था राइटर्स ने, इस ड्यूरेशंस के जो भी जितने भी थे उन्होंने। इट इज़ ऑल्सो a comprehensive term for the larger number of tendencies towards change observable in European literature in the later 18th and the 19th century। जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो भी लिटरेचर लिखा गया था, जो भी टेंडेंसीज थी लिटरेचर की, उनको मिलाकर भी रोमांटिक एज भी बोलते हैं। Romanticism developed an alternative aesthetic of freedom from the formal rules of न्यू क्लासिसिज्म। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि रोमांटिक एज में न्यू क्लासिकल्स के जो फॉर्मल रूल्स थे उनके अगेंस्ट एस्थेटिक बना दिया, अल्टरनेटिव एस्थेटिक बनाया था ऑफ फ्रीडम फॉर्म। दिस पीरियड अरोज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ फ्रेंच इंटेलेक्चुअल। और जो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ था वो फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ की राइटिंग जो थी उनसे इन्फ्लुएंस, जो कि इंग्लैंड में सर्कुलेट हुई थी उससे ही स्टार्टिंग हुई थी, या फिर इससे इन्फ्लुएंस होकर फिर जो राइटर्स थे इंग्लैंड के उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। द फ्रेज रिटर्न टू नेचर जो कि रूसो ने दिया था, एंड द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता हर एक चीज़ से, बाउंडेशन से या रूल्स थे, जो भी सेट नॉर्म्स थे उनसे फ्रीडम चाहिए सबको, इक्वालिटी सब तरह की, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी क्लास कुछ ना हो, लोअर कुछ ना हो, मिडिल क्लास कुछ ना हो, ऐसे स्वतंत्र इक्वालिटी चाहिए, फैटर्निटी होनी चाहिए, लोगों में सद्भावना होनी चाहिए। इंस्पायर्ड एंड ब्रूड अबाउट रोमांटिक रिवाइवल। और इन्हीं से फिर वो इंस्पायर हुए थे, दो चीज़ों से, रूसो की जो राइटिंग थी उससे और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था मैन, उनसे इंस्पायर्ड होकर राइटर्स ने, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, इन्होंने लिखा था। इन हिज डिस्कोर्स, रूसो ने बुक लिखी थी डिस्कोर्स,
advocated a virtuous simplicity in praise of a civilization of arts and science. रूसो ने अपनी जो बुक थी डिस्कोर्स उसमें लिखा था कि जो सिविलाइज्ड मतलब बहुत ही सभ्य या फिर जो रूल्स यानी सेम रूल्स के पाथ पे जो चलते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं आर्ट और साइंस में, उसकी बजाय में सिंप्लिसिटी यानी कि जो सरलता होनी चाहिए, समाज में सहज होना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए. He ridiculed the idea of scientific progress and speculative philosophy and appealed to the human heart and voice of consciousness. उन्होंने साइंस की प्रोग्रेस यानी साइंस को ज़्यादा प्रिफर नहीं किया था, और जो फिलोसफी थी सेट नॉर्म्स थे उनको उन्होंने ज़्यादा प्रिफर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि इंसान का जो हृदय है, उनकी जो आवाज़ है उसको, और उसकी जो कॉन्शियसनेस की जो आवाज़ है या उसके मन की जो आवाज़ है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए. उसी के हिसाब से सारी आर्ट्स होनी चाहिए, मतलब उसी के हिसाब से आर्ट में चेंज आना चाहिए. द प्रोग्रेस ऑफ सोशल चेंज वॉज एक्सीलरेटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 से 1799 तक हुआ था, and the war with France 1793 which followed and which lasted till 1850, the year of the battle of Waterloo. The battle of Waterloo हुई थी 1815 में. और ये जो सोशल चेंजेस हुए थे इस रोमांटिक एज में, वो एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुए थे, दूसरा इंग्लैंड का फ्रेंच के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए थे सोसाइटी में. जर्मन थॉट्स मतलब जर्मन के जो थिंकिंग थी, थॉट्स थे, उनकी जो फिलोसफी थी, स्पेशली ऑफ द ट्रांसेंडेंशियल फिलोसफी ऑफ कांट ने उसकी जो ट्रांसेंडेंशियल फिलोसफी थी, ट्रांसेंडेंशियल मीन लाइज बियॉन्ड, मतलब जो कि इस मटेरियलिज्म से अबाव हो, जो सांसारिक चीज़ों से अबाव हो, उसकी जो फिलोसफी थी उससे स्पेशली एसटी कॉलेज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, और डी क्विंसी भी हुए थे, इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. द फिलोसफी रिजेक्टेड द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूनिवर्स. इसमें ये फिलोसफी में इन्होंने कांट ने ये कहा था कि जो यूनिवर्स है उसकी जो मटेरियलिस्टिक मतलब जो कि जितना भी सब कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ड है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, और बोला था कि जो मेन रियलिटी है, जो सत्य है, भौगोलिक जो इंसान का जो सत्य है वो इन सब चीज़ों से परे है. भगवान ऐसा नहीं बोलता कि भगवान वैसा कुछ नहीं, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है ये है कि जो इंसान की रियलिटी है वो ना तो मटेरियलिज्म है ना रिलीजन में, इट्स बियॉन्ड दोज थिंग. मतलब इन दोनों चीज़ों से इंसान की जो रियलिटी है या सोल की जो रियलिटी है वो इन सब दोनों चीज़ों से बहुत परे है. द टर्म रोमांटिक derives from the old French Romance which denoted a vernacular language derived from Latin. जो रोमांटिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड से रोमन से आया था, एंड that gives us the expression the Romance language, but it come to mean more than a language. स्टार्टिंग में इसको एक एज ए लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज मानते थे, पर बाद में ये एज ए लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इसके मीनिंग होने लगे थे. It meant an imaginative story and a courtly romance. और इसका मतलब था कि इसका मतलब था कि इमेजिनेटिव स्टोरी जिसमें कोर्टली रोमांस हो, बट ऑल्सो द क्वालिटी एंड प्री ऑक्यूपेशन ऑफ लिटरेचर रिटन इन द रोमांस लैंग्वेज, स्पेशली रोमांस एंड स्टोरीज. हाउएवर इट कैम टू मीन सो मेनी थिंग्स. मतलब रोमांटिक का मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का हो सकता है. By the 17th century in English and French, the word romantic had come to mean anything from imaginative or facetious to fabulous or extravagant, fanciful, bizarre, exaggerated और chimeric. तो फ्रेंच का जो रोमांटिक वर्ड था उसका मतलब काफ़ी टाइप मतलब अलग अलग टाइप के इसके मीनिंग आ रहे, जैसे कि इमेजिनेटिव या कल्पना करना, फिक्चुअस था बहुत ही भव्य होता वो होता, फैंसीफुल था, बिजार था, एग्जाजरेटेड और चिमरिक था. वैसे अपन बात करें कि रोमांटिक का मतलब क्या होता है, तो रोमांटिसिज्म में क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट रोमांस, मतलब इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट समथिंग एल्स. मतलब जो अवस्था होती है वो वैसी होती है कि इसमें इंसान अपनी इमेजिनेशंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी कि भाई हमारी जो इमेजिनेशन है उसी को हम लिखेंगे. फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिज्म मतलब इंसान की खुद की स्वतंत्रता को हम एक्सप्रेस करेंगे, हमारी जो सोच है वो जैसा हम सोचते हैं उसी को हम अपनी पोइट्री में डिपिक्ट करेंगे. इसका मतलब ये था.
इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड चेंजेस इन वेरियस फील्ड टुक प्लेस, और रोमांटिक पीरियड में खूब सारे जितने भी क्षेत्र थे सब में चेंजेस आए थे, चाहे वो फिलोसफी का हो, पॉलिटिक्स का हो, रिलीजन का हो, लिटरेचर का हो, पेंटिंग या म्यूज़िक, सब में चेंजेस आए थे। ऑल दिस चेंजेस वर रिप्रेजेंटेड, आर्टिकुलेटेड एंड सिम्बलाइजेज बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोइट। और ये जो थे इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स ने जितने भी फील्ड में जो जो जैसे हर एक फील्ड में डिफरेंस चेंजेस आए थे, उन सारे चेंजेस को जो पोइट्स थे इस टाइप के रोमांटिक पोइट्स, उन्होंने अपनी पोइट्री में डिपिक्ट किया या प्रेजेंट किया, पोर्ट्रे किया था। दिस पीरियड सो द एंड ऑफ the dominance of the Renaissance tradition and the fragmentation of consciousness away from the cultural authority of classical Rome। और इस पीरियड में जो रेनेसे का जो भी सेट नॉर्म्स थे या फिर क्लासिकल जो रोम की जो क्लासिकल थी, उसके जो रूल्स थे, उसके जो आइडल्स थे, उसके अगेंस्ट गए थे। लोकल कल्चर्स वर रीडिस्कवर्ड इन यूरोप, और जो वहाँ के जो लोकल कल्चर थे, वहाँ की जो बैलेट्स थी, मिडाइवल पीरियड थी, उनको वापस से रीडिस्कवर किया गया था। एंड अ फ्लावरिंग ऑफ द वर्निकुलर लिटरेचर टुक प्लेस, और जो वर्निकुलर यहाँ की जो जहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज या नेटिव जो लिटरेचर था उसको वापस फ्लरिश किया गया था, और उनको वापस मतलब सामने लाया गया था, प्रेजेंट किया गया था। रोमांटिक पीरियड coincidence with the revolution of France and America and hence is also known as the age of revolution। और इस एज को एज ऑफ रिवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जब रोमांटिक पीरियड था वो अमेरिकन रिवोल्यूशन और फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन हुआ था फ्रीडम इंडिपेंडेंस का, उसी के टाइम में था, मतलब कंटेम्प्रेरी थे दोनों के दोनों, इसलिए। और इस टाइम में दो जनरेशन थी पोइट्स की रोमांटिक पीरियड में, फर्स्ट वॉज ओल्डर एंड सेकेंड वॉज यंगर। So the romantic period in English literature is divisible into two generations of poets। In the first group we include the poets of the older generation। इसमें हम older generation के poets को include करते हैं, जैसे कि विलियम ब्लैक को करते हैं 1757 to 1827, विलियम वर्ड्सवर्थ को करते हैं जो कि 1770 1850, सैमुअल एस.टी. कॉलरिज को करते हैं 1770 to 1832, रॉबर्ट सदे को भी करते हैं, जिसको मैंने इंक्लूड करना भूल गई शायद इसमें, रॉबर्ट सदे, हु इन 1789 द ईयर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर यंग, जो कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तब वो अपनी युवा अवस्था में थी, एंड अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये एक तो रूसो की राइटिंग से इंस्पायर्ड हुए थे, और जर्मन जो थॉट थे उनसे इंस्पायर्ड हुए थे, साथ में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उससे और उसकी आइडल्स जो भी थे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। सेकेंड ग्रुप था, और जिसको यंगर एक चीज़ और, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट सदे को लेक्स पोइट भी बोलते हैं। लेक्स पोइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनका जो नेटिव प्लेस था वो किसी न किसी लेक प्लेस के पास में था, इसलिए इनको लेक पोइट्स बोला जाता है। द सेकेंड ग्रुप और द यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स इंक्लूड्स बायरन, पी.बी. शेली और जॉन किट्स, इनको सेकेंड जनरेशन बोला जाता है। और द पोइट ऑफ द सेकेंड जनरेशन वो ऑल्सो नॉन एज द यंगर पोइट्स और रेवोल्यूशनरी पोइट, उनको रेवोल्यूशनरी पोइट्स भी बोला जाता है। और ये जो सेकेंड ग्रुप के जितने भी पोइट्स थे वो यंग एज में ही, उनकी डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी, बहुत ही यंग अवस्था में हो गई थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रोमांटिक जो पीरियड्स में जो पोइट्री थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस टाइप की थी, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसका स्टाइल कैसा था, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।